नमस्ते साथियों। सबसे पहले तो पैनियर ग्रुप और सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुगत एंड थैंक यू सुदीप भैया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा नाम शांति शांग्रीला है और मैं अल्कोहलिक हूँ। अल्कोहलिक होने के साथ साथ मैं एक अडल्ट चाइल्ड ऑफ अल्कोहलिक भी हूँ। मेरे पिताजी अल्कोहलिक और इस नाते जो लास्ट वीक मैं शेयर कर रही किस तरह से मेरी इतने सारी पीढ़ियों से एडिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब की जो चीजें थी वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोपिंग स्किल्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन की वजह से ये चीजें नहीं हम लोग सीख पाए और ये किस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू हुआ। और मैंने कुछ ये भी बात करी थी कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन जो है, मेरे आगे वाली जो जनरेशन है, उनके आगे वाली जनरेशन, वहां पे भी ये चीजें किसी ना किसी तरह से बिहेवियर में दिखाई देने लगी। और हमने काफी बात करी थी कि एटलीस्ट मैंने अपना पक्ष रखा था इस बारे में, अपना एक्सपीरियंस रखा था कि किस तरह से जिंदगी स्मूथ आउट हो जाती है दारू से दूर रहने के बाद में। लेकिन अगर मुझे पूरी वो हैप्पी जॉयस और फ्री हासिल करना है तो मुझे अभी भी अपने अंदर तक घुसे हुए जो मेरे थॉट में जो त्रुटियां हैं, जो मेरी विकृत सोच है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, उसको और आज मैं, क्योंकि थोड़ा सा एक कंसेप्ट मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा था और मैं अपने लिए हमेशा मेरी बुक, बिग बुक या मेरी किसी भी तरह की रेफरेंस किताब में मैं नोट्स बहुत बनाती हूँ और एक साइक्लिक पैटर्न जो है उसको हमेशा देखने की कोशिश करती हूँ कि मैं कहाँ अटकी हुई हूँ। तो इस साइकिल को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए मैं कुछ स्लाइड्स का भी उपयोग करूंगी। आप लोग प्लीज स्लाइड से डिस्ट्रैक्ट ना होइएगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो यू कैन फ्रीली आस्क मी, ऑल दिस मटेरियल इज अवेलेबल। एनीवे कुछ इसमें ओरिजिनल नहीं है। इट इज ऑल द ज्ञान फ्रॉम बिग बुक एंड अलाइड लर्निंग। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि जब बचपन में जब अपने पेरेंट्स को फाइट करते देखती थी, मेरी सबसे अर्ली मेमोरी है ऑफ सिटिंग नियर, पहले इंडियन टॉयलेट्स होते थे, तो एज अ स्मॉल चाइल्ड आई एम क्राइंग और मेरे पेरेंट्स लड़ रहे हैं और कहीं बहुत तेज पानी चल रहा है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ये चीज मेरे साथ हमेशा रही है। आज की डेट में भी मैं किसी ओपन नाली के ऊपर चल नहीं पाती, जैसे रोड के साइड में होते हैं ना स्टॉर्म ड्रेन्स होते हैं, तो मैं उनके ऊपर नहीं चल पाती। मैं रोड पे चल लेती हूँ, साइड में चल लेती हूँ, पर मैं किसी ओपन सोर्स पानी के पास नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरी एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है इन माई माइंड कि ये इट इज रिलेटेड टू कंफ्लिक्ट इन लाइफ। और बहुत लोग बोलते हैं कि अरे अब तो सब कुछ ठीक है, अब तुमने यू गॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है और अब नाउ यू शुड बी लिविंग अ फ्री एंड जॉयस लाइफ। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दिमाग का जो माया जाल होता है ना, इट इज अ वेरी वास्ट थिंग। इट इज ओरिजिनली मेड टू प्रोटेक्ट। ये जो भी चीजें मैंने करी हैं, जो सीखी हैं, ये मुझे हार्म करने के लिए नहीं सीखी थी। मैंने ये सब चीजें सीखी थी अपनी प्रोटेक्शन। तो ये कैसे हुआ? एक मेमोरी जो मेरे दिमाग में रह रह के आती है, 13-14 साल की, महाराष्ट्र के एक छोटे गांव में हम रहते थे। छोटा सिटी था, आज बहुत फेमस सिटी है। लेकिन वहां पे एक जो हमारा बच्चों का कमरा था वो छत पे था, उसके लिए बाहर से सीढ़ियां चढ़ती थी और मम्मी पापा नीचे रहते थे। और अक्सर पापा दारू पी करके उनके बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। तो वो 13-14 साल की जो उम्र के बहुत सारा मेरा जो वक्त है वो सीढ़ियों पे कटा है, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि अभी रात को पापा कुछ करेंगे या मम्मी को मारने दौड़ेंगे, उनको बचाने के लिए कोई नहीं होगा, घर के अंदर कैसे घुसना है। ये सारी प्लानिंग चलती थी एक 13-14 साल की लड़की, आप इमेजिन करें। और एक बहुत अनसेफ सिचुएशन थी, क्योंकि ये सीढ़ियां जो थी ये मेन घर के बाहर। तो वो समय पे मेरे अंदर क्या चल रहा था, दिमाग में जो चल रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन बॉडी में क्या चल रहा था, यही सिचुएशन आगे चल के एक मेमोरी दूसरी आती है। मैं 18 साल, नहीं सॉरी, 20 साल की उम्र की होंगी, 1990 की बात है ये। और हम लोग एक गुड़गांव नामक शहर था उस वक्त, नया न्यू न्यू सेटअप हो रहा था, तब वहां पे गीदड़ बोलते थे। तो रात को हाईवे पे माय फादर इज डेड ड्रंक
एंड मारुति 800 नॉन एसी, और ही कुड ड्राइव। तो किसी तरह से मैंने उनको बहला फुसला के उनको कुछ खाने के लिए देके पीछे की सीट में बिठाया, वेर ही पास्ड आउट। और मैं एक हाईवे पे गाड़ी चला रही हूँ पहली बार, वो भी एक मारुति 800, और मेरे पास से शाएं शाएं करके बड़े बड़े ट्रक्स गुजर रहे हैं। एक वो इंसिडेंट है। उसी तरह से आगे चलती हूँ तो एक इंसिडेंट याद आता है। मैं हॉस्टल में थी तकरीबन, उस वक्त भी मेरी उम्र वही 18-20 साल की रही होगी। और रात को वीडियो मूवीज होते थे। तो वीडियो कैसेट्स जो थे, नॉर्मली पिक्चर 2.5-3 घंटे की होती थी, और उसके बाद में जाकर के वो कैसेट दे करके और नया कैसेट लेके आना होता था। और रात के 12 बजे कौन जाएगा? और कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं उठ के जाऊंगी। बॉम्बे की सड़कों पे अकेली लड़की दौड़ के जा रही है 12 बजे। वट इज कॉमन इन ऑल दीज सिचुएशंस, इट वॉज what was happening inside me, मेरे अंदर क्या चल रहा था। और यही चीज आगे चल के मेरे वर्क लाइफ में भी रही। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता तो उसमें बढ़ चढ़ के काम करना, उसको हासिल करना, अ, दारू की सबसे महंगी बोतल को पी पाना, दारू पीने के बाद में बंजी जंप के ऊपर चढ़ना और बंजी जंपिंग करना फुल टाइट होकर के, ये सब चीजें मैंने करी हैं। दारू छोड़ने के बाद में भी वो जो एक अंदर का नशा होता है, जो जो किसी भी पदार्थ से नहीं मिलता लेकिन अंदर से क्रिएट होता है, ये नशा करना मैंने छोड़ा नहीं। क्योंकि इस नशे को एक बुरी आदत के रूप में मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया, मुझे नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में। तो एक छोटी सी स्लाइड दिखाती हूँ। बहुत ये मैं रिसाइकल कर रही हूँ मेरे एक दूसरे वर्कशॉप से। और एक सेकेंड दीजिए। हमारी बॉडी इज कंट्रोल्ड, माई एटलीस्ट माई बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट इज नॉर्मली नोन एज हॉर्मोन्स। आजकल इंटरनेट की बदौलत हम सभी को काफी इसके बारे में जानकारी होती है कि हॉर्मोन्स क्या है और किस तरह से ये बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और खास तौर पे ध्यान दिलाना चाहती हूँ इन हॉर्मोन्स के बारे में, जैसे कि एड्रेनलिन। एड्रेनलिन वो जोश का हार्मोन है जो मेरी रग रग में बहता है जब मैं गुस्सा करती हूँ, जब मैं किसी भी चीज से उत्तेजित हो जाती हूँ, एक्साइटेड हो जाती हूँ। आज नई पिक्चर देखने जाना है, पिक्चर का टिकट ब्लैक में खरीदना भी पड़ेगा। आजकल वैसे नौबत नहीं आती ब्लैक में खरीदने की, बट अगर कुछ भी करना पड़ेगा उसके ऊपर जी जान लगा दे। तो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की एक और बहन होती है नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों उत्तेजना से रिलेटेड होते हैं। एक होता है मूड ट्रांसमीटर, मेरा अपना मूड बदली करने का एक अंदरूनी मैकेनिज्म है जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं। अक्सर जब लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं तो डॉक्टर्स इसकी दवाई बना के देते हैं। और इसी तरह से काफी सारे और हमारे जो हार्मोन्स है इसके बारे में अब सीखने को मिलता है। और ये जब हार्मोन्स जब मेरे अंदर बनते हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में ये मेरी फीलिंग्स को बहुत इंटेंस यानी कि बहुत ही प्रभावी बना देते हैं, या अगर ये नहीं बनते हैं तो ये मेरी फीलिंग्स को बहुत ही अप्रभावी बना देते हैं। और मेरी भावनाओं को, मेरी अनुभूतियों को ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए? ये दो रीजंस की वजह से। ये जो जब ये हॉर्मोन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इससे मेरा मूड बदली होता है, मेरी याददाश्त, मेरी याद करने की शक्ति पे इफेक्ट आता है, और मेरे सोने जागने, मेरी एपेटाइट, इन हर एक चीज पे इफेक्ट होता है। ताज्जुब की बात यह है, और ये बात हमें बहुत पहले से बोली है और समझाते रहे हैं लोग कि चिंता चित्ता समान, लेकिन मुझे शांत चित्त रहना नहीं आता। सच्चित आनंद का मतलब मुझे समझ में नहीं आता था। क्योंकि मेरी जो बॉडी है, इट इज मेड टू रिकॉग्नाइज अनसेफ सिचुएशंस। क्योंकि जब बॉडी सेफ होती है, जब माइंड सेफ होता है, तो कोई कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनता। सिर्फ जब मैं उत्तेजना में होती हूँ, किसी प्रकार के खतरे में होती हूँ, या मुझे अनुभूति होती है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं खतरे में हूँ, तो मेरे बॉडी फिर भर भर के ये जो हार्मोन्स है इसको बनाता है। और ये जो है मेरे अंदर का ना सिर्फ जोश है, ये मेरे अंदर का एक नशा है। अब जो ये मैंने परिस्थितियां अभी अभी बताई, जैसे कि रात रात भर
सीढ़ियों पे जाके रहना और उसके बाद फुल डे जा करके स्कूल अटेंड करना। मैं हॉकी खेलती थी तो हॉकी की प्रैक्टिस के लिए जाना, और वापस आकर के फिर रिपीट। इसी तरह से जब पहली बार पापा को हाईवे पे ड्राइव करना पड़ा, उसके बाद से जितनी भी खतरनाक सिचुएशन हो, भले उसमें मुझे एक्सपर्टीज हो या नहीं हो, भले मैं सेफ फील कर रही हूँ या नहीं फील कर रही हूँ, लेकिन ये अंदर की जोश का जो नशा है, उसके लिए मैं कहीं भी खतरे में कूद जाती। ये चीज सिर्फ 13-14 साल की उम्र से शुरू नहीं हुई, ये चीज मुझे बचपन से थी। मैं 10 साल की थी जब मैंने पहली बार फुल भर के कढ़ाई चढ़ाई थी। घर में कोई नहीं था, और एक गैस को लाइट करके एक पूरी तेल की कढ़ाई को गर्म करके उसमें कुछ खाने के लिए पकाना, एक 10 साल के बच्चे के लिए, आज हम उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये बहुत अनसेफ चीज थी करना। लेकिन मुझे उससे एक ये अंदरूनी एक वैलिडेशन, एक पुष्टि मिलती थी कि अरे मैं ये कर सकती हूँ, मैं कितनी खास चीज हूँ। सो द स्टेट ऑफ एक्शन में रहने के लिए मुझे डेंजर में और डर में रहना मेरे लिए जरूर। तो वाई आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स इज बिकॉज पहले क्या होता था, एक जैसे पापा का कुछ शुरू हुआ, पापा ने कुछ बोलना शुरू किया, दारू की एक बोतल खत्म हुई, दूसरी बोतल खुली, पैर लड़खड़ाने लगे, आवाजें थोड़ी तेज हो गई, फिर धीरे धीरे से झगड़ा शुरू होता था। तो उसकी एक्सपेक्टेशन में जब मैं बैठती थी, चाहे वो जितनी भी उम्र हो, क्योंकि मैंने बचपन में यही देखा है, तो उसकी जब संभावना के साथ मैं बाहर बैठती थी, तो मेरे मन में एक डर की भावना होती थी, एक गुस्से की भावना होती थी, जिसे आज हम उत्तेजना के रूप में रिकग्नाइज करते हैं। उत्तेजना डरावनी भी हो सकती है और कई बार अच्छी भी हो सकती है। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो उत्तेजना अच्छी भी हो सकती है। लेकिन मेरी उत्तेजना जो थी, वो डर और गुस्से से प्रभावित होती, और जब मैं डर और गुस्से में होती हूँ तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एड्रेनलिन। इसी तरह से जब मैं कोई दूसरी सिचुएशन, जैसे कि घर पे पता नहीं है कि अभी खाना आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी दरवाजा खोलूंगी तो अंदर का क्या हाल होगा, पापा प्यार करने के मूड में होंगे कि थप्पड़ मारने के मूड में होंगी, मम्मी रो रही होंगी या हंस रही होंगी, ये जब पता नहीं होता था, तो वो निग्लेक्ट की भावना में जब मैं होती थी, तो एक, हम लोग को ये शब्द बहुत, हम सभी को पता है आज के डेट में, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस रहता था कि अ, अभी आज मुझे यू नो पछाड़ मिलेगी या प्यार मिलेगा, क्या मुझ में कोई गलती है, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं उनको खुश करूं, मुझ में मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आज मेरे को शर्म आ रही है। तो हमेशा मन में एक शर्म और अपराध बोध की भावना रहना, उससे मुझे स्ट्रेस होता था। और जब मैं स्ट्रेस होती हूँ तो मेरी बॉडी में हमेशा कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल आज एक ऐसा ड्रग है जो सभी को पता है, कॉर्टिसोल से किस किस बीमारियों को ट्रीट किया जाता है। और ये जो चीजें हैं, ये मेरे अंदर नेचुरल रूप से बन रही। और एक चीज, तीसरी चीज होती थी हमारे घर में, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब माता पिता तो अपनी तरफ से, मम्मी पापा ने बोल दिया जाके सो जाओ, लेकिन बच्चा सो नहीं पाता था। वो 13 साल की लड़की वहां बाहर जाग के रहेगी रहेगी। 8:30-9 बजे सोने का रूल था, लेकिन 10:30 बजे रात को जब तक छाया गीत नहीं सुन लेती थी, तब तक सोने का तो नाम ही नहीं लेती थी, और फिर भी सीढ़ियों पे रहती थी एक आंख खोल के कि क्या होने वाला है। तो डिसिप्लिन की बहुत कमी थी, एक रूटीन की बहुत कमी थी, और जिससे मेरी जो बायो रिदम थी, जो सूरज के साथ जगना, सूरज के साथ सोना, रात को सोना, दिन में एक्टिव रहना, ये चीज बहुत कम होने लग गई। और क्योंकि खाना पीना बहुत थोड़ा सा इराटिक सा होता था, उसमें कोई कभी कुछ वक्त पे चीज मिली या नहीं मिली, उसकी वजह से और परेशानियां आने लग गई। और इसकी वजह से मेरा एक और हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, इसको बोलते हैं मेलाटोनिन, जो हमारे स्लीप साइकिल, वेक साइकिल, बॉडी की रिदम को, कि अब लिवर ने क्या करना चाहिए, अब किडनी ने क्या करना चाहिए, ये सब जो चीजें रेगुलेट होती हैं, ये वाले हार्मोन सारे मेरे डिस्टर्ब हो गए। खास करके जो गुस्सा और स्ट्रेस का हार्मोन था, वो बहुत ज्यादा।
तो ये बात चीज मैंने बाद में सीखी कि क्या क्या मेरे अंदर हो रहा है, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद करी, ए के अंदर, ए के बाहर। और मैंने अंडरस्टैंड किया कि मेरे बॉडी और माइंड का बहुत मेजर कनेक्शन। किसी का ये क्या बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड ऑन है, अगर आप ये लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, अगर आप इसे बंद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो स्ट्रेस और जो तनाव, जो एजिटेशन, यानी कि मन में उथल पुथल रहना और ये डर रहना, इसकी वजह से एक आदत पड़ गई कि बॉडी में क्या हो रहा है, सांसें तेज चल रही हैं, दिल तेज धड़क रहा है। एक हमेशा, क्योंकि जब जोश बना रहता है, एड्रेनलिन होती है, तो हमेशा एक अंदर से फीलिंग आती है कि कुछ करना है, कुछ करना है, जिसे हम रेस्टलेसनेस भी बोलते हैं। एक जगह टिक के बैठा नहीं जाता। हाथ और पांव खासकर बहुत गर्म रहने लग गए, क्योंकि खून का संचार बहुत तेजी से होता है। जब एड्रेनलिन पैदा होती है तो एक्शन लेने का बहुत मन करता है। तो पसीना आना, सुसु पॉटी और उल्टी, ये चीजें बहुत होती हैं जब इस तरह की कंडीशन होती है। और जब एड्रेनलिन बन के एकदम पीक पे चला जाता है, जब जोश एकदम हाई हो जाता है, उसके बाद एक ऐसा फेज आता है जब जोश एकदम मर जाता है, और फिर एक स्टेट आती है जहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये मेरे बॉडी के ऊपर, अब आप इमेजिन कीजिए कि एक अल्कोहलिक फैमिली में बड़े होने के कारण ये तो हमारे घर रोज ही होता था। सुबह बुखार चढ़ता था, शाम को उतरता था। अभी सब शांत है और दूसरे मिनट में कुछ ना कुछ हंगामा होने वाला है। और दिमाग में क्या हो रहा था कि भाग जाओ यहाँ से, या अभी लड़ाई कर लो। या कई बार एज अ चाइल्ड कुछ कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि बीच में बोलना अलाउड ही नहीं था। तो चुप हो जाओ, और समझ में भी नहीं आता था ना कि क्या करना है। तो इसको बाद में अब रिकॉग्नाइज करती हूँ कि ये रिस्पॉन्स सिस्टम्स थे मेरे बॉडी के, फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स। और फॉन रिस्पॉन्स भी एक और रिस्पॉन्स है, जिसमें हम लोगों की खुशामद करने लगते हैं, अपने आप को सेव करने। और इसमें क्या होता था, दिमाग में तेज तेज आवाजें दौड़ती हैं, फिर तेज तेज विचार आने लगते थे कि क्या करूं। डॉक्टर अंकल को बुलाती हूँ, पड़ोसी को बुलाती हूँ, अभी मुझे हथौड़ा छिपाना है, पेचकस को हाइड करना है, गैस ऑफ कर दी कि नहीं ऑफ कर दी, कुछ तवा तो गर्म नहीं हो रहा है। ये सब चीजें चलती रहती थी मैनेजमेंट करने की। और किसी को आवाज तो नहीं आ जाएगी, कौन आ जाएगा, पुलिस तो नहीं आ जाएगी। ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती थी, तेज तेज विचार दौड़। फिर दूसरा ये था कि मुझे कुछ करना है। एक हेल्पलेसनेस सी फील होती, अपने से बड़े लोगों के अगेंस्ट मैं कुछ कर नहीं पाती थी, और बिना करे कुछ रह नहीं पाती। तो ये प्लानिंग करने, प्लॉटिंग करने, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था। और साथ ही साथ बॉडी के अंदर क्या चल रहा था, ढेर सारा मेरे हॉर्मोन्स का संचार। ये इनविजिबल होता है, ये दिखता नहीं है, लेकिन जो भी जानते हैं, जब जोश में आते हैं, तो जोश में आने के बाद एक अलग सी ताकत आ जाती है। जब गुस्सा आता है तो एक अलग सी अमानवीय ताकत आ जाती है। जब कोई चीज करने की हट हो जाती है, तो एक अमानवीय ताकत जो आती है उस वक्त, वो इन्हीं चीजों के कारण। सो दिस इज द थिंग कि हर एक एक्शन जो होता है, अब मेरा हाथ भी नहीं हिलता अगर ये इस तरह के अंदर मेरे बिजली का प्रवाह जो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट एक दौड़ती है, हर एक जो सोच है वो एनर्जी लेती है। बिना एनर्जी के कुछ सोच भी नहीं होती, कोई थॉट भी जनरेट नहीं होती। और जो भी मेरी मेमोरी है, वो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज बायोकेमिकल्स। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज लिटिल टेक्निकल थिंग्स, आई विल जस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन इन अ लिटिल, विच इज मेरे जो थॉट्स है, मेरी जो सोच विचार है, धीरे धीरे वो जो है वो एक्शन बनने लग जाता है। और जब एक एक्शन में बार बार रिपीट करती हूँ, तो वो मेरी आदत बन जाती है। और एक आदत मेरी जो मैं अपनी चेंज नहीं कर पाती हूँ, वो मेरा चरित्र बन जाता। और यही मेरे साथ हुआ। मेरा चरित्र एक झगड़ालू स्त्री का बन गया। मेरा चरित्र एक ऐसे इंसान का बन गया जो कंट्रोल में रहना चाहता है, जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आती है, जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करती है, जो इमोशनली रिएक्ट नहीं कर पाती, लेकिन क्या करना है वो पता है, लेकिन इमोशन फील नहीं कर पाती है। ये मेरा एक चरित्र बन गया। और ये जो कंडीशनिंग है, ये मेरे पूरे शरीर और दिमाग में फैली हुई है।
अब आप सोचिए कि ये सब चीजें चल रही हैं और साथ में मैं अल्कोहल ले रही हूँ और अल्कोहल के हमारे को बिग बुक से भी पता है, और आज की डेट में बहुत मेडिकल साइंस ने भी तरक्की करके हमारे को प्रूफ दिया है कि जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, जो बिल और बॉब ने हमें और तकरीबन 90 साल पहले जो बातें कही थी वो कितनी सही है। तो ये जब सब चीजें मेरे बॉडी के अंदर चल रहा है और ये कंडीशनिंग हो रही है, अब उसमें दारू मिल गई, दारू की अपनी फिजिकल एनर्जी सेट इन हो गई, मेरे सारे सिक्योरिटी सर्किट्स बंद हो गए। तो मुझे और क्या बनना था? एक अल्कोहलिक ही बनना था। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं, इसके अलावा मैं कुछ और बन ही नहीं। एक और चीज बहुत जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये जो मेरी सोच है, पहले क्या होता था कि जब मुझे किसी चीज से डर लगता था तभी मुझे मुझ में एड्रेनलिन आता था। पर एड्रेनलिन आने के बाद में अब मुझे अच्छा भी लगने लग गया था। जब मैं किसी, अगर अपने पापा को मम्मी को किसी परिस्थिति से बचाती या स्कूल में मॉनिटरी करती या लीडरशिप के स्किल्स दिखाती, तो उसके बाद में मुझे अच्छा लगता था। स्कूल में कोई छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता था कि ये कि फीस क्यों डिले हो गई है, या लंच में क्या प्रॉब्लम है, लंच क्यों नहीं लेके आती है, तो वो छोटा छोटा झूठ बोल के मुझे अच्छा लगता था। अब ये अच्छा लगने का भी एक हार्मोन होता है इसको बोलते हैं डोपामिन, डोप। और ये हर एक जो अच्छे लगने का जो एक्सपीरियंस होता था उसको थोड़ा सा और बेहतरीन बना देता था। नॉर्मल इंसान में क्या होता है, डोपामिन तब प्रोड्यूस होता है जब कोई, मैं अच्छा काम करती हूँ, जैसे मैंने अपने पापा को बचाया तो अच्छा काम किया तो मेरे को अच्छा लगा और एक पॉजिटिव एक्शन है, तो उसका मुझे एक बेनिफिट मिलता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी मिलता है। अगर मैं अच्छे इंटेंशन से अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिलता है। जैसे अगर मैंने एक्सरसाइज करना सीखा होता या दोस्तों के साथ में हंसना सीखा होता, उनके साथ छोटी छोटी चीजों पे मजाक करना सीखा होता और फिर मेरे अंदर ये हार्मोन बनता तो क्या कहने थे। लेकिन मेरे अंदर क्या होता था, नेगेटिव चीजें जब होती थी तब मेरे अंदर खुशी आती थी, तब मुझे अच्छा लगने का एहसास आता था। जैसे कि जब मैं दारू पीती थी तो मुझे अच्छा लगता था, जब मैं कोई क्राइसिस में देख करके घुस के सिचुएशन को संभाल लेती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो अच्छा लगना जो था वो अब नकारात्मक चीजों के साथ में एसोसिएट होने लग गया था मेरे दिमाग। अब मैं समझदार तो थी नहीं, आज 55 साल होकर के भी ये चीजें कंट्रोल करना मुश्किल है, तो तब तो मैं 10 12 11 साल की जो भी थी, 15 साल की, 18 साल की, इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं था। और अच्छा लगने के लिए मैं वही नकारात्मक बिहेवियर दोबारा दोबारा हम अक्सर देखते हैं कि, और एटलीस्ट मैं मेरे अनुभव में ये रहा है कि नॉर्मल इंसान जब कुछ होता है तो एक बोलते हैं बायस्टैंडर सिंड्रोम, जिसमें वो चीज को घटित होते हुए देखते हैं लेकिन उसमें कोई इंटरफियर नहीं करता। लेकिन मुझे इंटरफियर करना पड़ता है क्योंकि वो मेरे अंदर से एक चीज आती है। एक एग्जांपल दूंगी। आज ही इसके बारे में जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर मैं किसी अंधे को स्ट्रीट क्रॉस करता हुआ देखती हूँ तो मैं ट्रैफिक के बीचों बीच अपनी गाड़ी रोक करके उस अंधे को रास्ता क्रॉस कराती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और 100 लोगों की अगर गाड़ियां खड़ी होती है, 300 लोगों का ट्रैफिक होता है, दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, कोई गाड़ी नहीं रोकता है सिवाय मेरे, और मुझे बड़ा महान फील होता है जब मैं ऐसा करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मदद नहीं करनी चाहिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि आम आदमी को ये नहीं लगता कि उन्हें रोकना चाहिए गाड़ी। वो गाड़ी चलाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे इंसान को उसमें घुसना पड़ता है। मैं ना सिर्फ ये उन चीजों में करती हूँ जहाँ पे ये एक परोपकारी काम है, लेकिन जहां पे परोपकार नहीं भी करना होता है, क्योंकि मेरी आदत है ना, मुझे तो अच्छा लगना है, अपने आप को अच्छा लगाना है, तो मैं कोई भी मौका छोड़ती नहीं थी, ना ही अभी भी नहीं छोड़ पाती हूँ। पर अभी मेरी इंटेंशन थोड़ी सी अलग हो गई है। तो ये बड़ी विडंबना थी अब जो समझ में आती है कि जब मुझे स्ट्रेस और
मुझे जब घात होता था, डर लगता था, अनसेफ सिचुएशन होती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। मेरी बॉडी डोपामिन प्रोड्यूस करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। और बचपन से ही मेरी जो सोच है वो संक्रमित हो गई, क्योंकि ये एक नकारात्मक कनेक्शन मेरे माइंड ने बना लिया कि जोश को मैंने अच्छा लगने के साथ जोड़ा। जोश तो तभी आना चाहिए कि जब मुझे डर हो, जब मुझे किसी परिस्थिति में खतरा हो, तभी उस तरह का एक जोश आना चाहिए। लेकिन मैंने हर एक स्थिति में अपने लिए खतरा बनाना शुरू कर लिया, और मैंने हर एक परिस्थिति में अपने अंदर का जो नशा है वो भी जारी रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेगेटिव स्थिति जो है वो बहुत ही अ, अदृश्य भी होती है। ना सिर्फ वो नकारात्मक परिस्थिति होती है, पर वो अदृश्य भी होती है। जैसे ओवर थिंकिंग, मुझे कभी नहीं लगा कि ज्यादा सोचना एक नकारात्मक चीज है। क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, जब मैं अपने आप को गुस्सा दिलाती हूँ, कोई पुरानी गड़ा मुर्दा उखाड़ के उसकी बदबू को सूंघ सूंघ के अपने आप को गुस्सा दिलाती हूँ, हालांकि आज अभी इस वक्त में वो मुद्दा किसी लायक ही नहीं है, सोचने लायक ही नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को उस स्थिति में ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को उत्तेजना की स्थिति में भी ले जाना होता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप दिस वन। तो किसी भी स्थिति में एक अति का जो मेरा बिहेवियर होता था, अगर मैं किताब पढ़ रही हूँ तो बहुत ज्यादा किताब पढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ तो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हो रही है, और काम ही काम हो रहा है 24 घंटे। बड़ा मुझे अच्छा लगता था बोलने में कि भाई मैं तो 18 से 20 घंटे दिन में काम करती हूँ, सिर्फ 4 घंटे सो रही हूँ। खाना खा रही हूँ तो अभी खाना खाया और आधे घंटे के बाद फिर फुल फुल खाना खा, पैसे खर्च कर रही हूँ तो पता ही नहीं चलता था, 1-2 लाख रुपए इधर उधर खर्च हो गए तो समझ में ही नहीं आता था। क्योंकि एक वो बॉडी में जोश की जो भावना थी, जब वो जोश चढ़ता था तो सोचने की शक्ति कम हो जाती। हम में से कई, जैसे मैं ड्यूअल फेलोशिपिंग करती हूँ, मैं एक अल्कोहलिक भी हूँ और एक अडल्ट चाइल्ड भी हूँ। तो ये जो ड्यूअल फेलोशिपिंग है, हम देखते हैं कि काफी हम में से भाई बहन ऐसे होंगे, दोस्त ऐसे होंगे जो जिनको अपने अ, अ, बाध्यकारी व्यवहारों के लिए दूसरे दूसरे फेलोशिप्स में भी जाते हैं और सुनते हैं। मुझे अपनी इमोशनल सोब्राइटी का राज जो है वो यही समझ में आया कि मेरे अंदर का जो शैतान है, जो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल है, उसका जो मेरा नेगेटिव एक कनेक्शन बन गया है, मुझे उसको तोड़ना होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब कोई चिंता की परिस्थिति आती थी, तब मुझे कोई एक्शन लेना पड़ता था, तब जाके मुझे अच्छा लगता था। तो फिर वो एक अच्छा लगने की फीलिंग आती, या फिर कोई तनाव वाली परिस्थिति आ गई और तनाव वाली परिस्थिति में से उभरने के लिए कुछ एक्शन लेती थी तो अच्छा लगता था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अच्छा लगने के लिए एंजाइटी से अच्छा लगा, स्ट्रेस आया, तनाव से अच्छा लगा। अब धीरे धीरे मैंने क्या किया, अगर मुझे अच्छा लगना है, अगर मुझे अच्छा फील करना है, तो मुझे चिंता क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मुझे अच्छा लगना है, अपने आप को अच्छा महसूस कराना पड़ेगा, तो मुझे तनाव की परिस्थिति बनानी पड़ेगी। मैंने ये क्या, छोटे सफेद झूठ बोलना जो आसानी से पकड़े जाते। अगर मैं बिल्डिंग में घुस रही हूँ और कोई मुझे पूछेगा तुम कहाँ से आ रही हो, मैं सीधा आंसर कभी नहीं दूंगी, पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सीधा आंसर कभी नहीं। अगर मैं बिल्डिंग से बाहर भी जा रही हूँ, कोई मुझे पूछेगा मैडम आप किस तरफ चल रहे हैं, तो मुझे जाना होगा बैंगलोर में यलहंका, और मैं बोलूंगी कि मैं इंदिरा नगर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सच नहीं बताना है किसी को। एक सफेद, छोटा सफेद झूठ जो बिल्कुल मायने नहीं रखता, फालतू के झगड़े क्रिएट करना, किसी भी बात पे नुक्ताचीनी करना, टिप्पणी देना, अपना विश्लेषण देना, जानते हुए कि ये बोल के दूसरे बंदे को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके आगे दो शब्द लगा देना, आई वेरी रिस्पेक्टफुली एंड हम्बली स्टेट दिस, और फिर भी वो उत्तेज दूसरे को गुस्सा दिलाने वाली बात बोलना, झूठ बोलना। वो मैंने कवर किया। छोटे छोटे अपने काम जो है वो वक्त पे कंप्लीट नहीं करना। जैसे आज भी मुझे
पता था, एक हफ्ते से मुझे पता है कि मुझे आज ये बात बोलनी है अपनी, और मैं अपनी थॉट्स को अलाइन कर सकती थी, पर मैंने बोला नहीं, आई विल लेट गॉड गाइड मी एट दैट मोमेंट। और फिर लास्ट मिनट पे आई एम स्क्रैम्बलिंग कि मैं अपनी बात को स्पष्टता से कैसे आगे रख पाऊं। तो मैंने पुराने किसी काम में से ये स्लाइड्स निकाल के इधर डाली। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको, काम को टालते रहना। ये सब चीजें मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होता है। और ये, जैसे मैं बता रही थी कि मैं हमेशा जब अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ, अब मैं अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ। तो अब ये इतना नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है कि कई बार मुझे नहीं आता सिचुएशन में कैसे रहना, तो मैं एक रोल प्ले करती हूँ। जैसे कि अब पार्टी में जाते हैं, तो मेरा लोगों के साथ सहज होकर के बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके जब वहां पे शराब होती है या किसी तरह का जोर जोर से हंसी ठहाका होता है, तो मैं सहम जाती हूँ और मैं नॉर्मल नहीं हो पाती। तो मैं उस वक्त एक रोल प्ले करती हूँ, जैसे कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह हंसती खेल। जब मैं ये सब चीजें करती हूँ तो मैं एक अनहेल्दी बिहेवियर, एक अस्वस्थ अपना व्यवहार दिखा रही हूँ। और जब मैं ये अस्वस्थ व्यवहार दिखाती हूँ, तो पकड़े जाने का डर और अंदर से बेचैनी कि क्यों मैं सहज नहीं हो पा रही हूँ, नॉर्मल नहीं हो पा रही हूँ, ये मुझे रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंटेड रखता है। तो पहले तो मैं शराब पी लेती थी, जैसे ही शराब पीती थी तो मुझे एकदम से कंफर्टेबल लगने लग जाता था, इजी हो जाता था, बातचीत करना भी सब आराम से होना शुरू हो जाता था। लेकिन कुछ देर के बाद में मैं अंदर से, क्योंकि नॉर्मल नहीं फील कर रही हूँ, तो मैं सोशली अनकंफर्टेबल हो जाती, और उस वक्त फिर क्या होता था, दोबारा से रोल प्लेइंग शुरू कर। अब अपने ऊपर कदमों पे काम करने के बाद में पता चला है कि ये जो रोल प्ले आता है, ये कहाँ से आता है। ये अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं जो मेरी अंदर से हीन भावना, क्योंकि बचपन से एक हीनता की भावना रही है कि पिताजी शराबी है, माताजी ऐसी हैं। तो ये जो हीन भावना थी, इसकी वजह से मुझ में कभी एस्टीम, अपने आप को मूल्यवान समझना, ये कभी मैंने सीखा नहीं। जो मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ या किसी तरह के आघात वाली सिचुएशंस में से मैं गुजर के आई हूँ, उनके बारे में कभी बात नहीं करी, उनको दबा के रखा, तो वो चीजें भी आती हैं सामने। और जैसे कि हम कदमों में, फोर्थ स्टेप में खास विश्लेषण है कि व्हाट इज अफेक्टेड इज सेल्फ एस्टीम, योर पॉकेट बुक, योर एम्बिशन, या एंड योर सेक्सुअल रिलेशंस। आप दूसरे सेक्स के साथ में या अपने सोसाइटी में दूसरे इंसान के साथ आपके किस तरह के रिलेशंस बनते हैं। तो पीछे ये सब चीजें चल रही, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज, पहले होता था कि तनाव होता था या चिंता होती थी तो उसके बाद एक्शन लेती थी, फिर अच्छा लगता था। और अब फील गुड करने के लिए मुझे एनजाइटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये जब कनेक्शन अब समझ में आता है, तो मुझे पता है कि मुझे ये चीजें जो है, जो मुझे असहज करती हैं, वो नहीं करनी है। अपने आप को उनसे दूर रखना है। एक और एग्जाम्पल अपना बताती हूँ जो मैंने नोटिस किया, और इसके ऊपर अपना, ये मेरी अपनी राइटिंग है। तो जब मैं असहज फील करती हूँ, नॉर्मल नहीं फील करती हूँ, सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं फील कर पाती हूँ, तो मैं पहले क्या करती थी, मुझे जब ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत पड़ती थी, तो मैं किसी ना किसी तरह की एक सर्विस पकड़ लेती थी। तब मैं सर्विस गलत रीजन के लिए पकड़ती थी, क्योंकि मुझे लोगों से कनेक्ट करना एक मुझे और कोई तरीका आता नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि कोई मेरी कन्वर्सेशन में या पिक्चर देखने में या क्रॉसवर्ड करने में या चलो बैठ के लूडो खेल लेते हैं या ऐसे ही गप्पे मार लेते हैं, मुझे नहीं लगता था किसी को इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अंदर से इतनी वर्थलेसनेस, हीन भावना थी। तो मैं दूसरे लोगों के लिए कुछ करने लगती थी। तो सोसाइटी में आज की डेट में भी, जैसे नीचे कंपोस्टिंग का सिस्टम है, कोई कंपोस्ट को हैंडल नहीं करता, क्योंकि कचरा किसको हैंडल करना है, बट मैं हैंडल कर सकती हूँ। किसान की बेटी हूँ तो जमीन के साथ काम करना आता है, ये मैं अपने आप को बोलती थी। एंड एक वैलिडेशन के लिए मैं दूसरे लोगों को खुशामद करने लगती थी। और थोड़े दिन में क्या होता है कि वो दूसरे लोगों के लिए कुछ करने लग गया, फिर ओवर कमिटेड फील होने लग जाता था। एक अ, अभिभूत इज द शब्द, कि बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील होने लग जाता है। अरे ये क्या, इतना काम ले लिया,
अभी इतना ये फाइलिंग भी करना है, ये खरीद के लाना है, इसका प्रोक्योरमेंट करना है, अभी ये मिक्सिंग ठीक से हो नहीं रही है, बारिश हो रही है, मुझे नहीं करना। वो ऐसा लगने लग जाता था कि दूसरे मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नॉर्मल था। तो जब मैं दूसरे लोगों को, अब मुझे खुश करना है, मेरे को ना बोलना आता नहीं है, बाउंड्रीज बनाना सीखा नहीं है, क्योंकि बचपन से ही बैकफुट पे रही हूँ, हमेशा डिफेंसिव बैटिंग करी है। तो अब उस परिस्थिति में से अपने आप को निकालने के लिए क्या, प्रोजेक्ट अबैंडन कर या दूसरों को अवॉइड करना शुरू कर। क्या होगा, फोन करेंगे तो फोन काट के व्हाट्सएप कर दिया, आई एम बिजी राइट नाउ, कैन यू व्हाट्सएप मी व्हाट यू नीड। या फिर उनके प्रति बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन दिमाग के अंदर ही गुस्सा करना, ये लोग क्या समझते हैं, मेरे पास और कुछ काम नहीं है, इनको लगता है कि मैं यही यहाँ पे गार्बेज हैंडल करने के लिए बैठी हूँ। और सेल्फ डाउट, यार ये तो मुझे तभी कॉल करते हैं जब इनको कुछ काम होता है, हालचाल पूछने के लिए तो कोई कॉल ही नहीं कर रहा। एंड दैट लेड मी टू बीइंग रिजेंटफुल एंड एंग्री। आक्रोश मन में, प्रतिशोध की भावना की मैं दिखा दूंगी उनको। और ये क्या है, all of this is part of my adrenaline creation and cortisol creation। खुद ही तनाव क्रिएट किया है, खुद ही ये परिस्थिति क्रिएट करी है जहां पे मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस तरह से दारू पीने में किसी ने मेरे सर पे बंदूक की नोक रख के नहीं बोला था दारू पी, उसी तरह से किसी ने मुझे नहीं बोला था कि दूसरों की जाके खुशामद करना शुरू करो। फिर आता है पीरियड ऑफ विड्रॉल। और इस पीरियड ऑफ विड्रॉल में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देती हूँ, अपने प्रोजेक्ट से अलग हो जाती हूँ, लोगों से अपने आप को अलग कर देती हूँ। और जब रास्ते में चलते चलते शाम को वॉक लेते हुए वो लोग नजर आते हैं, तो मैं अंदर से ह्यूमिलिएटेड, एम्बैरेस्ड फील करती हूँ, एकदम बच्चे की तरह शर्माने लग जाती हूँ कि अरे भी मैं इनको क्या बोलूं। और फिर उसके बाद एक रिलैक्सिंग फेज आता है, जहाँ पे मैं अपने आप को बताती हूँ कि अरे मैं तो एकदम सही हूँ, यही लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मैं एकदम सही थी, मुझे ये काम नहीं करना। और मैं अपने आप को और अलग थलग कर, और फिर मेरा साइकिल शुरू होता है दोबारा से थोड़े दिनों के बाद में, आई अगेन नीड ह्यूमन कनेक्ट। अब आप इस बात को, जब मैंने बिग बुक में डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा और बिल स्टोरी पढ़ा और देखा कि किस तरह से I keep repeating the same thing in my daily behavior। मैं पहले रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड फील करती थी, उसके बाद में मैं दारू पीती थी, दारू पीने के बाद में ब्लैकआउट, और ब्लैकआउट के बाद में फेस आउट, फेस आउट के बाद में कुछ ना कुछ नुकसान कर देना, अगले दिन याद नहीं रहता था, फिर उसके बाद ग्लानि फील होती थी, गुस्सा आता था अपने ऊपर, दुनिया के ऊपर। उसके बाद में बहुत गिल्ट फील होता था, शेम फील होता था। उसके बाद मैं कहती थी कभी दारू नहीं पीऊंगी, फिर थोड़े दिन के लिए सब शांत चलता था, उसके बाद में फिर द नीड टू पिक अप अ ड्रिंक। तो ना सिर्फ दारू के चलते मैं ये वाला जो नकारात्मक बिहेवियर है वो कर रही थी, लेकिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी एग्जैक्टली द सेम थिंग वाज गोइंग। भगवान की दया से दारू निकल गई, फ्रॉम द सिस्टम, और भगवान ने दारू से दूर किया। लेकिन ये जो चीजें हैं विच कीप मी ऑल द टाइम फिक्स्ड इन द साइकिल ऑफ पीपल प्लीजिंग, ये बहुत समय तक नहीं निकल पाई। इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ा, अपनी इंटेंशन, अपनी मोटिवेशन पे। और इंटेंशन और मोटिवेशन में भी बहुत फर्क होता है। मोटिवेशन वो होती है जो एक अनकॉन्शियसली मुझे प्रोत्साहित करती है एक कार्य करने में, और कार्य करने की जो मेरी उस वक्त की जो इंटेंशन होती है, जो उस वक्त भावना होती है, वो एक अलग चीज होती है। इन दोनों में फर्क करना और जानना शुरू करना कि ये जो मेरे बचपन का, जो मेरी आदतें थी, जो मेरा बचपन का डर था कि मुझे आज खाना नहीं मिलेगा, ये जो डर था कि पापा की वजह से शर्म है, तो मुझे इतना अच्छा बनना पड़ेगा कि लोग मेरे पापा की शर्म को भूल के मेरे अच्छेपन को देखना शुरू कर दें। ये सब चीजें जो है, ये मुझे इसके ऊपर इस तरह तक इतना नीचे जाकर के इसको अटेंड करना पड़ा था। और यहीं पे प्रोग्राम का एक और करिश्मा आता है कि हम, प्रोग्राम इज अ वी प्रोग्राम, दिस, हम जब ये प्रोग्राम करते हैं, इट इज नॉट एन आई प्रोग्राम, इट इज अ वी प्रोग्राम। क्योंकि मेरे तो भर भर के इतने सारे अनहेल्दी बिहेवियर थे, मैं तो लोगों को बुली करती थी, नहीं तुम्हें मीटिंग में आना ही पड़ेगा, तुम्हारा मन करे या नहीं करे।
या अगर मेरे को वर्कर्स थे तो मैं मेरे को काम करने की देर तक आदत है तो मैं उनको भी बिठा के रखूं। लोगों पे, अपनी मेड पे शाउट करना, ड्राइवर पे शाउट करना, अ, जबरदस्ती लोगों को कि नहीं नहीं चलो दारू पीने चलते हैं, क्योंकि मुझे दारू पीनी है, मैं उनको ले जाती थी। अ, हर एक चीज में घुसना कि अरे आई वांट टू गेट इन्वॉल्व, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ये सब दारू के नशे में और जोश के नशे में हो रहा होता था। तो ये सारे मेरे जो अनहेल्दी बिहेवियर्स थे, ये सब चीजें मुझे जो एकदम डोमिनेंट बना देती थी, दूसरे के ऊपर वशीकरण करना शुरू करा देती थी, ये सब चीजें देखने के लिए मुझे एक स्पॉन्सर की जरूरत। लेकिन मुझे स्पॉन्सर की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि मेरे जो बहुत अच्छे लगने वाले बिहेवियर्स थे वो भी मेरे लिए नकारात्मक, जो पहले मैं लोगों को खुशामद करती थी वो मैं इसलिए करती थी कि लोग मुझे रिजेक्ट नहीं करें, मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे पसंद करें, लोग देखें कि अरे ये लड़की देखो कितना काम करती है, चेयर्स भी लगाती है, एस्ट्रे भी खाली करती है, सॉरी एस्ट्रे नहीं इतने खाली किए, लेकिन हाँ ग्लास उठा देती है, बोर्ड साफ कर देती है, पैसे कलेक्ट करके दे देती है, रिकॉर्ड्स लिख देती है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी रिकवरी हो रही है इसकी। मैं इसलिए करती थी। आज मुझे पता है कि मैं रिकवरी इसलिए शेयर करती हूँ, मैं बढ़ के आगे बोलती हूँ कि पायनियर के रूप में मुझे ये शेयर करना है, क्योंकि मेरे मन में जेन्युइनली एक भावना है प्यार की कि ये जो मुझे मिला है मैं दूसरों के साथ शेयर करूं ताकि उनकी जिंदगी भी बदली हो। आज अगर मेरा मन नहीं करता तो मैं शेयरिंग नहीं करती हूँ, मैं को ना बोलना मैंने सीखा है ये। लेकिन मुझे इसके लिए एक स्पॉन्सर की, जो मैं लोगों का अनुचित डर, उचित लोगों का अनुचित डर, तो बंदा अपना काम कर रहा है, वो कोई टैक्स वाला अपनी पर्ची काट रहा है, मैसेज भेज रहा है, लेकिन मेरे मन में डर लगने लगेगा, क्योंकि मुझे डरने की आदत है, मुझे डर लगाना है अपने आप को, क्योंकि जब मैं डर से बाहर निकलूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया तुम पढ़ो तो सही, तुम्हें क्यों डर लग रहा है, तुमने कुछ पाप किया है जो तुम्हें डरना चाहिए, तुमने तो अपना टैक्स पे किया हुआ है ना, तो वाई आर यू अफ्रेड। अपने आप को अलग थलग समझना कि अरे मैं तो लोगों से अलग, मुझे कोई नहीं समझ सकता। इस मीटिंग में आकर के आज की डेट में भी 12 साल हो गए सोबर होने को, लेकिन आज भी आकर के मुझ में ये अगर भावना आती है कि मैं बोलूं कि नहीं मुझे आज भी गुस्सा आता है, आज भी मुझे रोना आता है, आज भी मैं उदास फील करती हूँ, तो ये मेरे स्पॉन्सर से ही आता है कि अपनी भावनाओं को छुपाओ मत, जो फील कर रहे हो उसको व्यक्त करो, ताकि फेलोशिप तुमको मदद करेगी उसमें से कैसे निकल। पहले मैं ओपन माइंडेड नहीं थी, बहुत सेट मेरी सोच थी, अगर मैं अपनी सोच को बंद रखती तो यकीनन मुझे ये सब चीजें अपने बारे में नहीं सीखने, ये जो इमोशनल सोब्राइटी जिसकी बिल चर्चा कर रहे थे अपने अंतिम दिनों में, ये चीज मुझे कभी समझ ही नहीं आती। रिस्पॉन्सिबल होना बहुत अच्छा काम है, लेकिन ओवरली रिस्पॉन्सिबल, अपना काम छोड़ के दूसरों के काम करने में लगे हुए हैं, ये भी समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था परोपकार करना, जिम्मेदारी लेना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये एक स्पॉन्सर की मदद से सीखा कि भैया अपना काम पहले देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डू योर ओन, रिकवरी कम्स फर्स्ट, एरोप्लेन पॉलिसी, पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरों की मदद करो। तो हमारे प्रोग्राम में हमें स्पॉन्सर मिलते हैं, हमें मार्गदर्शन देने वाले जो लोग मिलते हैं वो बहुत जरूरी। और मैं अपने जो छोटे मोटे बिहेवियर्स हैं, जो मेरे नकारात्मक बिहेवियर्स हैं, जैसे अपने आप को शर्मिंदगी फील करना, बहुत समय तक मैं ये नहीं कबूल कर पाती थी एक ओपन एरिया में कि मैं एक अल्कोहलिक। आज मुझे शर्म नहीं आती ये बोलने में, क्योंकि मैं हूँ, जो हूँ वो हूँ। मुझे शर्म नहीं आती है सोच बोलने में कि मेरी सोच नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, थोड़ी सी विकृत आड़ी तिकड़ी सोच है। ये सब चीजें मैंने अपने आप के बारे में आइडेंटिफाई करी, और आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैं ड्राई ड्रम शराब से दूर थी, लेकिन क्योंकि ये इतनी सारी जो अ, मैंने ये अपने जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन करना, दूसरों को विक्टिमाइज करना, या फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, या तो बहुत तेज गुस्सा हो जाना, या बहुत ज्यादा किसी को प्यार करना, अगर कोई नॉर्मल सी जो नहीं थी वो नहीं थी, तो मैं तो ड्राई ट्रंक थी बहुत टाइम। तो आई कैन डू दिस इवन व्हेन आई एम नॉट ड्रिंकिंग, दारू नहीं है लाइफ में, लेकिन इज्म है, पूरा इज्म है, तो दिस डज नॉट वर्क एनी मोर। आई कांट बी all the time agitated, all the time be doing extreme things,
because it just doesn't work. And long story short, मैं अपने सबकॉन्शियस, जो मेरे दिमाग की गहराइयों के अंदर जो ये चीज घुसी हुई थी, इसको मैं आसानी से और अकेले नहीं बदली कर पाती थी। और यहाँ पे मेरी दूसरी इंसानिटी है। एक तो इंसानिटी थी कि मैं दारू पी के सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, या दारू पी भी सकती हूँ, एक वो इंसानिटी थी। दूसरी ये इंसानिटी है कि मैं समझती थी कि अब दारू पीना छोड़ दिया और स्टेप वर्क कर लिया तो अब चीजें बदली हो जाएंगी खुद ब खुद। ये भी एक इंसानिटी थी, इस पे भी मैं पावरलेस। लेकिन प्रोग्राम ने मुझे सिखाया, मेरी मीटिंग्स ने मुझे सिखाया कि आई एम पावरलेस ओवर माई डिजीज बट नॉट ओवर माई रिकवरी, एंड माई रिकवरी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अपने आप को ओपन माइंडेड, ऑनेस्ट और विलिंग रखना पड़ेगा। कुछ भी करना पड़ेगा। आई हैव टू गो टू एनी लेंथ्स टू कीप माई सेल्फ सोबर, not just away from alcohol, but also from any other addictive substance, even the one which is being produced inside my own body. पर ये जो मेरे बॉडी के अंदर जो है ना, मैं इसको चूज नहीं कर रही हूँ। मेरे को पहले पता ही नहीं था कि मैं खुद को गुस्सा दिला रही हूँ। मुझे लगता था अरे मेडिटेशन करूंगी तो सब चीजें शांत हो जाएगा। और यस, मेडिटेशन एंड प्रेयर का दूसरा उसका कोई और उपाय नहीं है। मेडिटेशन एंड प्रेयर इज वेरी वेरी नेसेसरी, but it is also necessary for me to inform myself and identify these patterns of behavior that I have, which I keep repeating. थोड़ा सा रूप बदली हो जाता है, लेकिन अंदर वही हो रहा होता है। क्योंकि ये साफ साफ दिखाई नहीं देता, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है। जब आप दारू पीते हो तो आपका ब्लड अल्कोहल कंटेंट लेके फटाफट बोल सकते हैं आपने इतनी दारू पी हुई है। लेकिन जब मैं अंदर से ही अपने आप के अंदर उत्तेजना, अपने अंदर जोश, अपने आप के अंदर एड्रेनलिन और तनाव पैदा कर रही हूँ, तो उसको माप पाना और उसको देख पाना इतना आसान नहीं। वो कैसे मुझे नजर आता है, जब मैं गुस्सा होने लगती हूँ तो इमीडिएटली गो बैक टू माई ब्रीदिंग। क्या मेरी ब्रेथ तेज हो गई है? क्या मैं लंबी गहरी सांस ले रही हूँ, या हल्की हल्की छोटी छोटी सांसें ले? मेरे हाथ लाल हो रहे हैं, मुंह एकदम फ्लश फेस बोलते हैं जिसको, एकदम से चेहरा लाल हो जाता है, कान तमतमाने लगते हैं। ये सब निशानी देते हैं मुझे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और immediately through prayer and meditation I can surrender that, and slowly my inner body also relaxes. लेकिन क्या है, ये चीज मैंने बचपन से सीखी थी, तो ये जो आदत है इसे छोड़ पाना बहुत आसान, आज भी आसान नहीं है। आज भी जब मैं उस एक लूप में चली जाती हूँ जहाँ पे, जैसे पुराना एक रिकॉर्ड होता था ना जिसमें सुई लगाते थे और सुई अटक जाती थी, कभी कभी, आजकल आजकल नहीं, कभी कभी, बहुत रेयरली अभी भी मेरी ये सुई अटकती है। और जब वो अटकन आती है तो मेरे लिए स्पॉन्सर और मेरे फेलो मेंबर्स जो हैं ये बहुत मायने रखते हैं मुझे उस अटकन से निकालने के लिए, कि भैया अब शराब नहीं है, अब ये तेरे अंदर कुछ है जिसे तुझे छोड़ना पड़ेगा, इसको ठीक कर। और क्योंकि ये नजर नहीं आती, ये अपने आप को बढ़ावा दे, ये सेल्फ परपेचुएटिंग है, ये खुद ही मल्टीप्लाई होती रहती है। एक बार मुझे अच्छा लगता है गुस्सा करके, अगले दिन मैं फिर दूसरे ख्याली पुलाव पका के गुस्सा करने लगती हूँ, किसी और चीज को पकड़। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मुझे सिर्फ पड़ोसी पे गुस्सा आता है, मुझे रोड पे चलते ट्रैफिक पे गुस्सा आता है, मुझे पुलिस वाले को देख के गुस्सा आ जाता है, अगर मैं सब्जी वाले के साथ बात कर रही हूँ तो सब्जी वाले पे गुस्सा आ जाता है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब्जी वाले का धर्म है किलो दिखा करके 800 ग्राम देना, वो अपना काम कर रहा है। पुलिस वाले का धर्म है कि उसने ट्रैफिक में रोक करके अपनी रोजी रोटी कमानी है। वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं, और मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो आ ही जाता था, अभी भी आता है, क्योंकि वो बहुत डीप सीटेड है, वो बहुत अंदर गहराई तक मेरे भरा हुआ, और इसे निकालना है। और इसके लिए अपने ऊपर से दोष हटाना पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। अपनी पावरलेसनेस को रिकॉग्नाइज करने के साथ मैंने ये सीखा कि क्या मैं सांस लेने पे मेरा कोई वश है? बिल्कुल भी नहीं। एक बार खाना खा लिया तो उसके बाद वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा, कितनी जल्दी निकलेगा, इस पे मेरा कोई वश है? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से जब मैं अनकॉन्शियसली, जब मैं गुस्सा करती हूँ, जब मैं तनाव लेती हूँ,
तो उसके ऊपर भी मेरा कोई बस नहीं था। तब मैं पावरलेस थी। लेकिन आज क्योंकि मैंने 12 कदमों का कार्यक्रम किया है, एक नहीं दो दो कार्यक्रम किए हैं, और एक बार नहीं, बहुत बार अपने 12 कदम करके छोटी 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 रिफाइनमेंट्स करनी शुरू करी हैं। सोने को तपाना पड़ता है, एकदम से खरा सोना नहीं बनता, सोने को बहुत तपाना पड़ता है। उसके अंदर से इवन 24 कैरेट गोल्ड जो बोलते हैं, उसको भी अगर आप तपाओगे तो उसके अंदर भी त्रुटियां निकलती हैं। और मैं तो लोहे का पत्थर हूँ, मुझे तो अभी सोना बनने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे 12 कदम बार 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 करने पड़ेंगे, अपने आप के ये पैटर्न्स निकाल देखने और हटाने, देखने और हटाने। हटाने के लिए सरेंडर करना पड़ता है, ये बार बार करना पड़ेगा, नहीं तो ये खाता रहेगा मुझे अंदर। सो टेक इट इजी बट डू इट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द 12 स्टेप प्रोग्राम। इट इज अ टोटल माइंड बॉडी एंड सोल प्रोग्राम। ये सिर्फ दारू पीना छोड़ना ही मेरे लिए काफी। अगर दारू पीना छोड़ने के बाद में भी मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं मेरे साथ चल रहे हैं, तो मुझे उनके रूट्स तक जाना तो जरूर पड़े। और हम लोग सब बिग बुक की बात करते हैं, और वाकई में बिग बुक एक बहुत खरा मतलब किताब है, जिसमें हर एक चीज का हमें उत्तर मिलता है। लेकिन एक बहुत अंडररेटेड और किताब है जिसका कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला है सामने, और कुछ लोग ये इस कंटेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। ये एक बहुत ही यूजफुल किताब है जिसे हम बहुत नजरअंदाज करते हैं। इसका नाम है लिविंग सोबर। ये इमोशनल सोब्राइटी की, एक अल्कोहलिक सोब्राइटी, वो उसके बगैर तो काम ही नहीं है। अगर अल्कोहल अगर हमने पिकअप कर ली तो मुझे पता है मेरा तो बेड़ा गर्क है। लेकिन अल्कोहल सोब्राइटी के साथ साथ इमोशनल सोब्राइटी के लिए मुझे इस बुक को भी कवर टू कवर रीड करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो सोना दिया हुआ है, जो जिन्होंने भी ये किताब लिखी, हमारे एए के फाउंडर मेंबर्स के बाद आने वाले लोगों ने बहुत सोच विचार करके लिखी है। और इसमें हर एक वो चीज जो आज मैंने आपसे बात करी है, मैंने खुद ये किताब बहुत देर से देखनी शुरू करी। लेकिन अपनी गलतियां मैं चाहूंगी कि दूसरे लोग इसे ना दोहराएं। और बिग बुक रीडिंग के साथ साथ इस किताब को भी उतनी तवज्जो दें, उतना ही इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। बिग बुक हमें, और बिग बुक में खासकर स्टेप्स और ट्रेडिशंस हमें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स देती हैं। लव, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, गेटिंग अलोंग, कोऑपरेटिंग, अडेप्टिंग, ह्यूमिलिटी, ये विलिंगनेस, ओपन माइंडेडनेस, ये सारे प्रिंसिपल्स देते हैं। उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लगाना है, ये लिविंग सोबर में भी लिखा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम कहते हैं मीटिंग मेकर्स मेक इट। स्टेप मीटिंग में जाते रहें, स्टेप वर्क करते रहें, मीटिंग्स मेकिंग करते रहें, बोलते रहें, और एक डेली डोज भी लेना होता है। डेली डोज क्या है? यही जो मैंने बात करी, अंदर से उत्तेजना वाले जो ड्रग्स है, इन्हीं की भाई बहन है डोज। डोज यानी डोपामिन। डोपामिन तब बनती है जब मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मुझे अच्छा फील करने के लिए मैं कुछ चीजें करती हूँ। जैसे कि अब मैंने शुरू किया है सेल्फ केयर करना, कि कई कई ऐसे साथियों से मिलती हूँ जो शुरुआती दिनों में रोज नहाते नहीं है, या ब्रश करने का टाइम नहीं होता, ठीक से प्रेजेंट नहीं करते अपने आप को। तो अपना ध्यान रखना, टाइम टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, ये सब चीजें मुझे डोपामिन देती हैं। ऑक्सीटोसिन, ये वो इसको लव हार्मोन बोलते हैं। और लव हार्मोन कहाँ से मिलता है? एक पपी डॉग के साथ खेलना, एक दूसरे फेलो मेंबर के साथ बैठ के गप्पे मारना, हैंडशेक करना, जो हम ए में बोलते हैं ए हग, एक ए की जफ्फी। वो जफ्फी जो होती है वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है। सेरोटोनिन, एक मूड स्टेबलाइजर, जो मेरे गंदे से गंदे मूड को अच्छा कर देता है। कहाँ से? सिंपल सी चीज, धूप में बैठना 20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट दोपहर की ढलती धूप में बैठना, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, एक्सरसाइज करना, एंडोर्फिन, हंसना, ये सब चीजें मेरे शरीर की नेचुरल दवाएं हैं जो मुझे ठीक करती हैं। मैं दवाओं को छोड़ के मैं शरीर के ड्रग हाउस में घुसी हुई थी। और आज प्रोग्राम की मदद से, बहुत सारे इंफॉर्मेशन की मदद से आज मैं इन सब चीजों से
दूर रह पा रही हूँ, that is the message of emotional sobriety. And why all this is necessary for me to talk about is क्योंकि when I know why I'm not feeling happy, when I feel कि when I know why I'm not achieving my full potential, जो भगवान चाहते हैं, भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं दुखी रहूं, अकेली रहूं या सफर करूं किसी भी तरह से। भगवान चाहते हैं मैं जिंदगी का भरपूर मजा लूं। अब जब मुझे ये पता चलता जा रहा है कि why I'm not able to be emotionally sober and enjoy life and accept, the how becomes easy. And the how is, for me, it is very simple. It is meeting, meditation, prayer, surrender. There is nothing like surrendering. There's nothing like developing patience with my own self. जब मेरे अंदर के मेरे गुस्सा है, आक्रोश है, चिंता है, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ पास्ट, जब ये सब चीजें आती हैं तो अपने साथ एकदम सब्र के साथ करना। दुनिया के साथ सब बोलते हैं कि सब्र रखो, सब्र रखो। अपने साथ सब्र रखने के लिए कोई नहीं बोलता था मुझे। ये मुझे मेरे स्पॉन्सर ने सिखाया। Be patient with yourself. Change takes time. Yes, some people have overnight experience of emotion of spiritual experience और उनको भगवान प्रकट होकर बोलते हैं तथास्तु। लेकिन मैं एक बहुत ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मैं एजुकेशनल वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं मार खा खा के सीख, लेकिन मैं सीखना जारी रखती हूँ। मैं मीटिंग्स में वापस आती हूँ, अपना मैसेज शेयर करती हूँ, दूसरों का मैसेज सुनती हूँ, उनसे सीखती हूँ, और इसी तरह से धीरे धीरे डे बाय डे आई एम लिविंग अ हैप्पियर, मोर जॉयफुल एंड मोर फ्री लाइफ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सभी ने मुझे सुना। और खासकर सुधीर भैया का जो बहुत एनकरेज करते हैं मुझे अपना पक्ष रखने में, अपनी स्टोरी रखने के लिए। और पायोनियर ग्रुप का जो बार बार मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं आके अपना मैसेज दूं। थैंक यू ऑल वेरी मच।